हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने कल चैप्टर 14 शुरू किया था। हमारा चैप्टर 14 था ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें हमने ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बारे में जाना। आज हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये 14.3 वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही हमारी ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि होती जा रही है ना। हमारा जो जीवन शैली है उसमें भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और हम अपने कामों को करने के लिए और अधिक मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण से हमारा जीवन स्तर जो है वो ऊंचा होते जा रहा है, उन्नत होते जा रहा है, वैसे हमारी जो मूल आवश्यकता है ना, उसमें भी वृद्धि होते जा रही है। और जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे ही हमें अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है और हम उपलब्ध और जो ज्ञात ऊर्जा के स्रोत हैं उसके मतलब अधिक दक्ष उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित करते हैं, है ना। टेक्नोलॉजीज विकसित करते हैं और ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करते हैं। और जिस किसी भी ऊर्जा के नए स्रोत को हम खोजते हैं उसी के उपयोग को अपने दिमाग में रखकर उससे जुड़े हुए जो युक्तियां हैं, है ना, उसको विकसित करते हैं। और अब हम ऊर्जा के उन नवीनीकरण स्रोतों पर जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं और उस प्रौद्योगिकी की ओर मतलब इन स्रोतों से संचित ऊर्जा का दोहन करने के लिए जो डिजाइन किया गया है ना, उसके बारे में देखेंगे। मतलब जो नवीनीकरण स्रोत है ना, जो नए नवीनतम जो स्रोत हैं उसके उपयोग के बारे में, मतलब कौन कौन सी जो युक्ति है उसके बारे में सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जो वो युक्तियां हैं। 14.3 का 1 सौर ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर जो है अभी जिस दर से मतलब भारी मात्रा में, विशाल मात्रा में ऊर्जा विकिरित कर रहा है ना, तो वो कब से कर रहा है? लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले से। ठीक है, और इसी दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकिरित करता रहेगा। तो सौर ऊर्जा का केवल एक लघु भाग, मतलब छोटा सा भाग ही बहुत कम मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल के जो बाह्य परत है वहाँ तक पहुँच पाता है और इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित हो जाता है और शेष भाग पृथ्वी के सतह पर पहुँचता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत एक ऐसा देश है क्योंकि जहाँ पर अधिकांश दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है ना। 12 महीने यहाँ पर हमको सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, लगाए गए अनुमान के अनुसार हमारे देश में प्रति वर्ष 500 करोड़ किलोवाट घंटा, मतलब 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब आकाश जो है वो बादल रहित रहता है, स्वच्छ रहता है, तो उस स्थिति पर होने वाली पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा का औसत परिमाण है वो है 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर का वर्ग। ठीक है, तो इसके बीच में होता है। और पृथ्वी के वायुमंडल की जो रेखा, मतलब चारों जो परिरेखा बोलते हैं जिसको, वहाँ सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुँचने वाली सौर ऊर्जा और सौर स्थिरांक कहते हैं। किसको? जो पृथ्वी के वायुमंडल है उसमें सूर्य की किरणों के लंबवत स्थिति। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, ये है ना, तो लंबवत इस तरह से पड़ने वाली, तो उसको क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। जबकि इस क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पर माना गया है। ठीक है, अनुमानतः इसका जो सन्निकट मान है वो 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर या फिर 1.4 किलोवाट प्रति मीटर का वर्ग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो सामान्य परिस्थितियों में किसी परावर्तक पृष्ठ या फिर सफ़ेद जो सतह होती है उसकी तुलना में
काली सतह मतलब काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। जैसे कि आपको पता है कि ठंडी के दिनों में कैसे कपड़े पहने जाते हैं, काले रंग के, जबकि गर्मियों में सफ़ेद रंग के, है ना। तो सौर कुकर, यहाँ पर आप देख रहे हो सौर कुकर, है ना। तो मतलब सौर कुकर और जो सौर जल तापक मतलब सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जल को गर्म करने की जो युक्ति है वो इसी विधि का उपयोग करती है, ठीक है। इसी गुण का यूज़ किया जाता है। फिर कुछ सौर कुकर में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए, एक जगह केंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है जिससे इसका ताप और उच्च हो जाता है और अधिक बढ़ जाता है। और सौर कुकरों में कांच की एक शीट का ढक्कन होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। एक कांच की शीट लगी होती है। फ्रेंड्स याद कीजिए पौधा घर प्रभाव के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको मतलब इसको भी ढका जाता है कांच के ढक्कन के द्वारा, है ना। तो इसका यूज़ यहाँ पर क्या होता है, इसका यूज़ ये है कि जो अंदर ऊष्मा आ रही है वो अंदर ही कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो युक्ति है सौर कुकर कहते हैं इसको। इसके अंदर एक पात्र रख दिया जाता है जिसमें भोजन रखा जाता है ना, चावल या दाल कुछ भी रखकर हम इसको पका सकते हैं सूर्य की जो परावर्तित प्रकाश है उसकी सहायता से, ठीक है। ये पात्र जो है गर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काली सतह से पोता जाता है इसके अंदर के भाग को, तो ये अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सरलता से देखा जा सकता है कि ये युक्तियाँ दिन में कुछ निश्चित समय पर ही उपयोगी होती हैं, दिन के समय ही इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। सौर ऊर्जा के उपयोग की ये जो एक सीमा होती है ना कि इसको हम दिन में ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए हम सौर सेलों का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। किसको? सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। और धूप में रखे जाने पर किसी भी जो सौर सेल है उसमें 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वोल्टता जो है विकसित होती है और लगभग 0.7 वोल्ट विद्युत उत्पन्न ये कर सकते हैं। और जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? सौर पैनल कहलाती है। ये देख रहे हो आप चित्र, ये सौर पैनल का चित्र है। तो यहाँ पर सौर सेलों को क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? तो विद्युत प्राप्त करने के लिए किया जाता है सौर सेलों का यूज़, ठीक है। सौर सेलों के साथ साथ इसका ये लाभ है कि इनमें कोई भी ऐसा पुर्जा नहीं होता जिसका रख रखाव जो है सरल ना हो, ठीक है। मतलब इसका रख रखाव बहुत आसान होता है, ठीक है, सस्ता होता है और ये बिना किसी फोक्सन युक्ति के मतलब बहुत संतोषजनक काम करते हैं, ठीक है। सौर सेलों का उपयोग करने का एक और लाभ ये है कि इसे दूर तक मतलब किसी सुदूर या जहाँ पर कहने का मतलब है अगम्य स्थान जहाँ पर जाया ना जा सके वहाँ भी इसको स्थापित किया जा सकता है। और इन्हें ऐसे क्षेत्रों में भी लगा सकते हैं जहाँ पर बिजली के तारों को मतलब बिजली के खंभे लगाना या तार लगाना मुश्किल होता है, ठीक है। जहाँ शक्ति संचरण के लिए केबल बिछाना बहुत खर्चीला और व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता, ऐसे जगह में इसको स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का, जो कि प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। पर सौर सेलों को बनाने में उपयोग होने वाला एक विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की ही जो उपलब्धता है वो बहुत सीमित है। एक विशेष प्रकार के सिलिकॉन का ही इसमें यूज़ किया जाता है जिसकी उपलब्धता कम है ना। तो सौर सेलों के उत्पादन की जो ये प्रक्रिया है वो अभी भी बहुत महंगी है। सौर सेलों को एक साथ जोड़ने के लिए मतलब इसको परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में चांदी का उपयोग होता है, जिसके कारण इसमें लागत में और भी बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। तो उच्च लागत और कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे मानव निर्मित उपग्रह और अंतरिक्ष जो अन्वेषक
युक्तियां हैं, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर में से सौर सेलों का उपयोग, है ना, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं या फिर उपग्रह बनाए जाते हैं उनमें ये सौर पैनल ही लगे होते हैं। ठीक है, रेडियो या फिर बेतार, वायरलेस बोलते हैं जिसको, ऐसे संचार तंत्रों या फिर सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल और बहुत से खिलौने में सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेल पैनल एक विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई, मतलब किसी ऐसे छतों पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इस पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा जो है आपतित हो सके। ठीक है, सूर्य की बहुत अधिक मात्रा इस पर आपतित हो सके, प्रकाश इस पर पड़ सके। फिर भी बहुत अधिक महंगा होने के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग अभी तक बहुत सीमित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखेंगे 14.3 का 2, समुद्रों से ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, समुद्रों से ऊर्जा किन किन रूपों में उपयोग होती है हम आगे देखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा के रूप में, तरंग ऊर्जा के रूप में और महासागरीय तापीय ऊर्जा के रूप में समुद्र से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चलिए उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, मतलब पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है ना, तो घूर्णन गति करती हुई पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता और गिरता रहता है। यदि आप समुद्र के पास में रहते हैं या फिर कभी समुद्र के पास में किसी स्थान पर जाते हैं घूमने के लिए, तो आप ये देखने की मतलब ये प्रेक्षण कीजिएगा, देखिएगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप देखेंगे कि समुद्र में जल का स्तर दिन में किसी प्रकार से बदलते रहता है, मतलब हर समय उसकी जो लहरें हैं एक समान नहीं रहती। ठीक है, तो इस प्रकार के परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? लहरों के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन जो है सागर के किसी ऐसे क्षेत्र पर बांध या निर्माण मतलब बांध बनाकर किया जाता है। ठीक है, बांध के द्वारा वहाँ पर स्थापित जो टरबाइन है वो ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। किसको? ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो आप खुद ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रकार के बांध जो हैं वो बना सकने में मतलब बहुत कम मात्रा में ये बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति, ऐसे सिचुएशन बहुत कम है जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं तरंग ऊर्जा। तो समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जैसे ज्वारीय ऊर्जा का यूज किया जाता है उसी प्रकार से समुद्र तट के किनारे जो बहुत बड़ी बड़ी तरंगें उठती हैं, है ना, उसकी गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसी तरह से ट्रैप किया जा सकता है। और महासागरों के सतह पर आर पार बहने वाली जो प्रबल पवन है वो तरंगें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तरंग ऊर्जा का वहीं पर व्यवहारिक उपयोग हो सकता है जहाँ पर तरंगें बहुत प्रबल हों। ठीक है, तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए बहुत सारी युक्तियाँ विकसित की गई हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो समुद्र या फिर महासागरों के सतह का जल जो है सूर्य के द्वारा गर्म हो जाता है, जबकि इसके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है ना। तो ताप में इस अंतर का उपयोग तापीय ऊर्जा रूपांतर विद्युत संयंत्र, कहाँ? सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, जिसको OTEC मतलब ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट कहते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के सतह पर जल का ताप और 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। मतलब सतह का ताप जो उसका जो डिफरेंस है गहराई का ताप, उसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो सतह के जो गर्म जल है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? अमोनिया जैसे वाष्पशील
जो द्रव है उसको उबालने में किया जाता है, और इस प्रकार बनी जो द्रव है उसको वाष्प को फिर से जनित्र मतलब जनरेटर के टरबाइन को घुमाती है, और महासागरों की गहराई से ठंडे जल को पंपों से खींचकर फिर जो वाष्प है उसको ठंडा करके फिर से द्रव में संघनित किया जाता है। ओके, तो महासागरों की ऊर्जा की क्षमता मतलब ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये बहुत अधिक मात्रा में बहुत विशाल है, पर इसके जो दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन है उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं 14.3 का 3 भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी में मतलब धरती में जो भौमिकी परिवर्तनों के कारण भूपर्पटी है ना, पृथ्वी की सतह में गहराइयों पर जो तप्त क्षेत्र हैं, भूपर्पटी जानते हो आप, पृथ्वी की भूगोल में आपने मैंने पढ़ा होगा कि भूपर्पटी किसको कहते हैं। तो वहाँ पर जो है वो तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों के ऊपर वो धकेल दी जाती है। क्या पृथ्वी के अंदर जो गहराई है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर का तापमान बहुत अधिक होता है ना, जो कुछ क्षेत्रों में इकट्ठी हो जाती है, और इस क्षेत्र को ही तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तप्त स्थल। और जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। ठीक है, कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के सतह से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। ठीक है, इस निकास मार्ग को हम क्या कहते हैं? गर्म चश्मा कहते हैं, या फिर इसी को उष्ण स्रोत कहते हैं। ओके, तो कभी कभी ये भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है जहाँ इसका दाब बहुत अधिक हो जाता है, तब तो स्थलों तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है, और उच्च दाब पर निकली ये भाप जो है वो जनरेटर की टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत उत्पादन करते हैं, और इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत जो है वो बहुत कम होती है। पर ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ पर व्यापारिक रूप से इस ऊर्जा का दोहन करना जो है वो संभव हो सके। तो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत संयंत्र इस तरह से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 14.3 का 4 नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर थोरियम के नाभिक को कम ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है, और जब ऐसा किया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तब ये होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान जो उत्पादों के द्रव्यमानों की योग से कुछ अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए, यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दोहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। किसमें? यूरेनियम के द्वारा। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले जो नाभिकीय संयंत्र हैं उसमें इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन जो खुद ब खुद मतलब स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं, जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है, और इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में मूल नाभिक और उत्पाद नाभिक के द्रव्यमानों का अंतर कितना होता है? डेल एम। ठीक है, कितना होता है? डेल एम। और ऊर्जा मतलब ई में परिवर्तित हो जाता है। इस ऊर्जा ई की दर सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन इनके द्वारा सबसे पहले उत्पन्न की गई जो विख्यात समीकरण है। ये जो समीकरण है ये है ना, किसके द्वारा उत्पन्न की गई है? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, इनका समीकरण है E बराबर डेल एम सी
का वर्ग। तो इसी के द्वारा ये नियंत्रित की जाती है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया है। तो यहाँ पर सी क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल है। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ईवी के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, और एक ईवी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुणित 10⁻19 जूल होता है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है इसके द्वारा ये आसानी से जांचा जा सकता है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक मतलब U लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV ऊर्जा के तुल्य होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान और कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात और कैगा कर्नाटक पर स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की जो प्रतिष्ठित क्षमता हमारे देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की मात्रा लगभग 3% से भी कम है। ओके, फिर भी बहुत सारे औद्योगिकृत देश अपनी कुल विद्युत शक्ति की आवश्यकता की 30% से भी अधिक की पूर्ति नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। तो नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का मुख्य जो कमी है इसका, है ना, इसकी पूरी तरह से उपयोग होने के बाद जो शेष बचा हुआ नाभिकीय ईंधन है उसका भंडारण या फिर निपटारा करना है, क्योंकि शेष बचे जो ईंधन का यूरेनियम अभी भी हानिकारक मतलब घातक कणों विकिरणों से क्षयित होता है, ठीक है। तो यदि नाभिकीय अवशिष्टों का भंडारण और निपटारा जो है सही प्रकार से नहीं होता तो इससे पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो सकता है। अलावा नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का भी खतरा बना रहता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की बहुत अधिक लागत होती है, ठीक है। ये कहीं पर भी ऐसे ही स्थापित नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत अधिक लागत लगती है और पर्यावरण प्रदूषण का बहुत अधिक खतरा रहता है। यूरेनियम की जो सीमित उपलब्धता है ना, तो मतलब वो भी बहुत बड़े स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को क्या बना देता है, निषेधक बना देता है, ठीक है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण से पहले नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग पहले किस लिए किया जाता था, तो विनाश के लिए किया जाता था। लेकिन किसी नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया का मूल सिद्धांत जो है वो नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत के समान है, ठीक है। पर दोनों प्रकार की युक्तियों का निर्माण एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। जैसे नाभिकीय हथियार आप जानते ही हो क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, ठीक है। तो उसी युक्ति का यूज़ कहाँ पर होता है, विद्युत उत्पादन के लिए भी होता है, जो कि नियंत्रित होता है। तो फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो आजकल के सभी जो व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर हैं वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। नाम से ही पता चल रहा है, विखंडन मतलब टूटकर अलग होना, संलयन मतलब फ्यूजन मतलब एक होना, पर एक जो दूसरा अपेक्षाकृत, ये दोनों एक दूसरे से सुरक्षित प्रक्रिया जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। विखंडन क्या है, सुरक्षित तरीका नहीं है, ये हथियारों में यूज़ किया जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन जो है ये सुरक्षित प्रक्रिया है ना। इसके द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है। और संलयन का अर्थ है दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना, ओके, जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। क्या उत्पन्न की जाती है, हीलियम उत्पन्न की जाती है, ठीक है। इसमें भी आइंस्टीन समीकरण के अनुसार बहुत अधिक परिमाण में ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा निकलने का कारण यह है कि अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के जो द्रव्यमान है उसके योग से कुछ कम होता है। और इस प्रकार की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हम कहाँ पर और देख सकते हैं, तो सूर्य और जो तारे हैं उसकी जो विशाल ऊर्जा निकल रही है तो वहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन ही होता है, ठीक है, और वही उसकी ऊर्जा का स्रोत है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में नाभिकों को
परस्पर संलयित होने को बाध्य करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। ठीक है, इसके संलयित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए आवश्यक शर्तें जो हैं वो चरम कोटि की हैं। ठीक है, मिलियन कोटि मतलब मिलियन कोटि केल्विन ताप और मिलियन कोटि पास्कल दाब। ओके, तो हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम और प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं तो ये नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतः स्थापित किया जा सकता है जिसमें ड्यूटेरियम या लिथियम होते हैं। तो जब इन नाभिकीय बम जो कि विखंडन पर आधारित है को विस्फोटित करते हैं तो इस पदार्थ का ताप कुछ ही सेकंड में 10⁻7 केल्विन तक बढ़ जाता है। कितना? 10⁻7 केल्विन। और ये अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। चलिए आगे देखते हैं 14.4 पर्यावरण विषयक सरोकार। ये तो पिछले वाले वीडियो में, कल के वीडियो में हमने ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों के बारे में पढ़ा था। इनमें से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का दोहन पर्यावरण में किसी न किसी रूप में हानि उत्पन्न करती है, विक्षोभ उत्पन्न करती है। और किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं तो वो किस पर निर्भर करता है? तो उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता और उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता और उस ऊर्जा स्रोत को उपयोग करने से पर्यावरण को होने वाली क्षति, इस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हम CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैसे जो स्वच्छ ईंधन कहलाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। पर यह कहना अधिक सही होता है कि कौन सा स्रोत किस स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है ना। हम ये पहले से ही देख चुके हैं कि जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषित होती है। कुछ प्रकरणों में जैसे सौर सेल जैसी कुछ युक्तियों को वास्तविक जो उसका प्रचालन है वो प्रदूषण से मुक्त होता है। पर यह हो सकता है कि उस युक्ति के संयोजन में पर्यावरण क्षति हुई हो। जहाँ पर सौर पैनल लगाए जाते हैं वहाँ पर की जो पर्यावरण है उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किया जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में लगातार जो है अनुसंधान हो रहे हैं और इस प्रकार की युक्तियों के निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जो अधिक समय तक कार्य कर सके। ठीक है, तो ये जो युक्तियां हैं वो अपने पूरे कार्यकाल में कम से कम क्षति पहुंचाए, इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 14.5 कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। तो हमने पहले देख लिया है कि हम अधिक समय तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं रख सकते, है ना। इस प्रकार के स्रोतों को जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे उन्हें समाप्य स्रोत या फिर अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत। और इसके उल्टे यदि हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले जो वृक्ष है उसको प्रतिस्थापित करके मतलब उसकी जैव मात्रा का प्रबंधन उचित प्रकार से करें तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा को नियत आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर और अधिक जितने पेड़ हमने काटे हैं उतने पेड़ हम लगाते हैं तो इस प्रकार से ऊर्जा स्रोत जिसका पुनर्जनन हो सकता है, मतलब उसको फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध है और यह ऊर्जा की सतत और आवर्ती धारा के रूप में या फिर भूमिगत भंडारों में इतनी विशाल मात्रा में संचित है कि इन भंडारों के खाली होने की दर जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही नगण्य है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकते। ठीक है, बस ज़रूरत है तो उसको बुद्धिमत्तापूर्ण उसका यूज़ करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लास 10th का जो NCERT का बुक है उसमें 16 चैप्टर हैं, तो ये 14 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 2 चैप्टर और बचे हैं। ओके, तो जल्दी से उसको भी पूरा कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए और घर पर रहिए, घर पर ही स्टडीज़ करिए।
बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है कि बाहर क्या हो रहा है, कोरोना वायरस जो है फैला हुआ है ना, जो कि अपने सेकेंड और थर्ड स्टेज के बीच में है। अभी तक कम्युनिटी जो इन्फेक्शन है वो शुरू नहीं हुआ है, कम्युनिटी संक्रमण जिसको बोलते हैं, है ना। अगर वो शुरू हो गया तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आप घर पर ही रहिए, पढ़ाई कीजिए, जो भी करना है करिए, जैसे भी आपका समय व्यतीत होता है करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और पढ़ाई जो है वो समय व्यतीत करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।